दोस्तों आज की कहानी है विदाई। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। आंगन में चारों ओर लाइटें लगा दी गई हैं और मंडप खड़ा करने की तैयारी चल रही थी जब सिंटू भागता हुआ आंगन में आकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ कमर पर रख कर चिल्लाने लगा, यहाँ उमा देवी कौन है? उमा देवी, उमा देवी, उमा देवी। इतने मैं राकेश ने एक जोर का साटा उसकी खोपड़ी के पीछे झड़ दिया। नालायक, अपनी दादी का नाम इस तरह लेता है कोई? बरामदे में भरी बाल्टी ले जा रही सपना को उसने कहा, कहाँ से इतना नालायक बेटा तुमने पैदा कर दिया? मुझे क्या पूछते हो? तुम जानो बेटा तुम्हारा है। राकेश ने फिर एक बार हाथ उठाया ही था कि सिंटू बोल उठा, मुझे क्या मालूम कि दादी का नाम दादी नहीं कोई आया है। उमा देवी से मिलना है। हमारे घर में इतने लोग हैं, पता ही नहीं कौन कौन है। अम्मा से मिलने, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। राकेश आंगन से ही जोर से सीखा, अम्मा देख तो कोई है तुम्हें पूछ रहा है। उमा सर पर पल्ला रख कर रसोई से बाहर निकली। ससंगीत हृदय से पूछा, कौन है? क्यों पूछ रहा है? पता नहीं, बैठक में है। उमा ईश्वर का स्मरण करते हुए बैठक की ओर बढ़ गई। मन ही मन कहती चली जा रही थी कि अब शादी में कोई अड़चन न आए भगवान, या तो रह रह कर रिश्ते टूट जाते हैं। उमा ने लोगों को मंडप तक से उठकर जाते देखा है। अड़ोस पड़ोस में तो किस किस बात पर शादियां नहीं टूटी, कहीं डिमांड पूरी नहीं हुई तो कहीं लड़का इंजीनियर की जगह मैकेनिक निकला, कहीं लड़का एन मौके पर किसी के साथ भाग गया तो कहीं दुल्हन को कोई भगा ले गया। अरे पिछली गली के पांडे जी के घर से तो केवल इसलिए बारात लौट गई क्योंकि भेजे गए लड्डू ससुराल में पूरे नहीं पड़े और बारात को पनीर की सब्जी कम पड़ गई तो बस नहीं करनी ऐसे कंजूस घर में शादी। अब लड़के वाले हैं शायद जो कहे, भट्टा तो लड़की वालों का बैठता है। यहाँ भी रम्मा की शादी की पूरी तैयारी हो गई है। बहुत खर्चा न सही मगर जो भी थोड़ा बहुत हुआ है उस पर पानी नहीं फिरना चाहिए। लड़का बहुत अच्छा है। उमा देवी के पति भी कह के गए थे कि ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए वरना फिर इतना अच्छा लड़का ढूंढना। मगर इस वक्त कौन हो सकता है? शादी वाली शाम कहीं लड़के वालों की तरफ से कोई डहा रखने वाला रिश्तेदार तो नहीं जो झूठ सच की आग लगाकर एन मौके पर शादी तोड़ने के लिए आ गया हो। ये रम्मा के बापू भी अब तक नहीं आए वरना इन सब पसड़ों में मुझे नहीं पड़ना पड़ता। भला बेटी की शादी में किसे छुट्टी नहीं दी जाती है? इन्हीं सब ख्यालों में डूबती उतराती उमा बैठक में पहुंची। अरे ये तो दुबे भाई साहब हैं, वो भी यूनिफॉर्म पहनकर, लेकिन रम्मा के बापू नहीं दिख रहे। हे भगवान, अब ये न हो कि शंभू भाई साहब उनकी छुट्टी न मिलने की खबर लाए हो। भगवान कोई भी खबर हो मगर ये न हो कि उन्हें छुट्टी नहीं मिले। रम्मा की शादी तो उनका सपना ही है, पूरा होते नहीं देखेंगे तो कितना बुरा होगा। उस पर मैं अकेले क्या क्या संभालूंगी। लड़के वाले क्या सोचेंगे कि कैसा पिता है। नमस्ते नमस्ते शंभू भाई साहब का चेहरा जरूरत से ज्यादा नहीं लटका। शायद जो भी हो जितना नाटक कर ले वो नहीं आए तो इन्हीं के ऊपर अपनी भड़ास निकालूंगी, मगर निकालूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। नमस्ते भाई साहब। शंभू फटी फटी आंखों से उमा को देखे जा रहा था। उमा भी शक पका गई। उसने सोचा कोई साल नहीं चलने देगी और ताबड़तोड़ तीर छोड़ने शुरू कर दिए। भाई साहब अब आप मुंह लटकाकर उनका पक्ष मत लीजिएगा। मुझे खूब पता है कि आपको भेजकर वो मेरे गुस्से से बचना चाहते हैं, मगर ये कोई बात नहीं बनती है कि सारी जिंदगी फौज को दे दी और फौज आपको अपनी बेटी के लिए एक दिन भी न दे। देखिए कितना काम पड़ा है, कैसे होगी शादी? शंभू ने लगभग रोते हुए कहा, रोक दीजिए ये शादी भाभी जी, नहीं होगी ये शादी। उमा बहुत सकी सी शंभू को देखकर बोली, हे प्रभु, हाँ भाभी जी वे शहीद हो गए। कुछ पलों के लिए उमा का दिमाग सुन्न हो गया, फिर आंखों से अनायास अनवरत धारा बहने लगी। उमा के आगे एक पूरा जन्म घूम सा गया। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो अब तक कहीं था अब कहीं नहीं ही।
इस पल इस घड़ी उमा को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसका अस्तित्व खत्म हो चुका था। उमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहाँ रखा है शरीर, कुछ ही घंटों में पहुंचता होगा यहाँ, मैं जल्दी निकल आया आपको खबर करने। बैठक में निस्तब्ध साई थी। बैठक के दरवाजे से बाहर आंगन में उमा की नजरें थमी थी, मगर जाने किस दुनिया में थी वो। अब आंगन में सभी मंडप को घेर कर खड़े थे और मंडप सवाया जा रहा था। कुछ लोगों ने सफर को हाथ लगाया था और बाकी लोग नजरों से की योगदान दे रहे थे। अब पलक ऐसे देख रहे थे जैसे पलक झपक लेने से सफर गिर जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सबकी सांसें अटकी हुई थी, इतना सारा ध्यान पाकर सफर सड़ाने वाले भी घबरा रहे थे कि कहीं सफर सरक न जाए और उनकी इज्जत भी। हुआ भी वही, राकेश का हाथ फिसला और सबके मुंह से हाय निकल पड़ी, पर उसने ऐन मौके पर कस के पकड़ लिया और पूरा सफर गिरने से बच गया। हाँ, टेढ़ा जरूर हो गया। जहां आंगन में इतनी हुल्लड़ मची हुई थी वहीं इस घर का बैठक उपेक्षित सा एक कोने में पड़ा था, जहां अब भी निस्तब्धता साई थी। उमा अब भी आंगन में कुछ देख कर भी नहीं देख रही थी, मगर जब रमेश के हाथ से सफर छूटा था तब अन्य सूदी दर्शकों की हाय सुन उमा का ध्यान भी आंगन की गतिविधियों पर जा टिका। एक लंबी नींद, शायद एक जन्म जैसी लंबी नींद से लगभग जागती हुई उमा ने कहा, नहीं भाई साहब, उनका शरीर अभी नहीं लाइए। शंभू चौंके, ये क्या कह रही हैं भाभी जी? हाँ भाई साहब, ये शादी हो जाने दीजिए, कल सुबह सुबह रम्मा की डोली उठ जाएगी, तब तक के लिए रोक लीजिए। ये शादी कैसे हो सकती है? बस जैसे हो रही हैं हो जाने दीजिए। अब तो ऐसे जैसे तैसे इस शादी को निपटाना ही है। अरे भाभी, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचता ही होगा, ऐसे में शादी कैसे होगी? उनके जन्म भर का सपना था ये शादी उनके जन्म भर की कमाई है भाई साहब। अगर हो जाएगी तो उनकी आत्मा भी सहन से ये शरीर छोड़ सकेगी। वैसे भी उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद था। लड़का ऐसा हीरा है कि सूख गए तो फिर मिलना मुश्किल। भाभी जी, अपनी रम्मा को तो कई ऐसे हीरे मिल जाएंगे। नहीं भाई साहब, हमने कई लड़के देखे, आजकल सब लड़के बड़े श्रेष्ठ, ईमानदार और आदर्शवादी हैं, मगर तभी तक हैं जब तक उनकी शादी की बात न हो। बाकी तो वो अपने माता पिता की पसंद का एक कपड़ा भी न पहने, दुनिया में क्रांति ला दे, मगर जब बात शादी की आती है तो माँ बाप की डिमांड्स के आगे सब सुपी साध लेते हैं। सारी भगत सिंहगिरी भूल जाती हैं। और क्यों ना हो, बाहर तो किसी का 1 रुपया लेते शर्म आती है, मगर यहाँ का तो रिवाज बंद पड़ा है कि लड़की से शादी करना मतलब उसके बाप भाई की संपत्ति पर मालिकाना हक जमा लेना होता है। ये भी नहीं सोचते कि फौज का एक मामूली जवान कहां से इतना लाएगा, मगर नहीं, इन्हें तो जो पड़ोसी की शादी में मिला है उससे ज्यादा ही चाहिए। 1 पैसा कम हुआ तो नाक कट जाएगी। इन्हीं रिवाजों से जूझ कर तो राकेश सपना को उसके घर से ही उठा लाया न होगा। बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन भाभी जी मैं कैसे रोकूं? शरीर तो कभी भी शहर में पहुंचता होगा। कुछ भी कीजिए भाई साहब, कुछ घंटों से ही रम्मा की जिंदगी बन या बिगड़ सकती है। आप ही बताओ, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो साफ साफ कहता हो कि रम्मा को केवल और केवल शादी के जोड़े में यहाँ से ले जाएगा। अगर उसके साथ एक रुमाल भी आया तो उसके पति होने पर धिक्कार है। कहता है कि अगर अपनी पत्नी को पहनाने, खिलाने, ओढ़ाने का बूता भी नहीं तो पति किस काम? कैसा जीवन साथी? अगर आपसे मांग कर ही मुझे उसका जीवन चलाना पड़े। और तो और कहता है शादी उसकी है तो आधा खर्चा भी वही उठाएगा। इसीलिए हम कम से कम खर्चे में शादी कर रहे हैं ताकि संदीप जी और खर्चा कम पड़े। बड़े मन से मैं कई सालों से रम्मा के लिए कपड़े और गहने इकट्ठे कर रही थी, सब बेकार। उमा ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, अब सब आपके हाथ में है भाई साहब। रम्मा आपकी भी बेटी है, उसकी जिंदगी बनाने वाला तो सल दिया। अब आप
ये कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। शंभू इस उत्तरदायित्व के भार से सर झुकाए बैठे थे। कमरे में धूप का एक टुकड़ा जमीन पर पसरा हुआ था। उसी धूप के टुकड़े पर एक साया आकर ठहर गई। शंभू ने नजर उठाकर देखा तो पीली पीली सी एक लड़की हाथों में आधी गीली आधी सूखी मेहंदी लगाए खड़ी थी, जिसने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा और जो सीधे जाकर उमा से भिड़ गई। माँ क्या करती हो? मेरा झुमका उठा के कहाँ रख दिया? मुझे मिल ही नहीं रहा। चलो अब ढूंढ के दो वरना इनके पैर सुओ रम्मो। रम्मा शक पका गई कि कहीं वर पक्ष से तो कोई नहीं है। हल्दी से पीले देह को अपने पीले दुपट्टे से छुपाती हुई झुकी। ये शंभू सासा हैं, तुम्हारे पापा के साथ ही भर्ती हुए थे। बचपन में जब पापा गुस्सा करते थे तो इनके घर भाग जाया करती थी। हर कोई आज राम नारायण के घर पर न होने का गुस्सा शंभू पर ही उतार रहा था। सासा जी, आप पापा को साथ क्यों नहीं लाए? ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई अपनी बेटी की शादी में भी मौजूद न रहे? आप बस उनसे कह दीजिएगा कि मैं उनसे बहुत नाराज हूँ और उनसे कभी बात नहीं करूँगी। कभी मतलब कभी नहीं, शादी के बाद भी नहीं, बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी नहीं। शंभू और उमा ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। उमा की आंखों से धार निकल पड़ी। शंभू ने रम्मा का ध्यान बटाने के लिए कहा, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम्हारी शादी में इतनी दूर से आया हूँ और शादी के लड्डू तो छोड़ो, किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। हे माँ, सच्ची मैं अभी लई। रम्मा जा चुकी थी और शंभू उमा को समझा रहे थे, भाभी आप ही टूट जाओगी तो कैसे चलेगा? इस तरह अगर आपकी आंसुओं की धार निकलती रही तो हो गया बस। हो चुकी रम्मा की शादी और हो चुकी विदाई। उमा और जोर से फपक के रो पड़ी। शंभू ने तेज आवाज में सीखते हुए कहा, भाभी फिर खींच बरकरार रखते हुए मगर अपनी आवाज को काबू करते हुए कहा, हम इस विदाई के लिए उस विदाई को रोक रहे हैं, बल्कि इसकी कोई गारंटी भी मैं नहीं दे सकता कि उस विदाई को ज्यादा देर थामे रख पाऊंगा। हौज में कौन किसकी सुनता है और हम जैसे छोटे रैंक वाले की तो सुन चुके, मगर फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। लेकिन मेरी सारी मेहनत और राम की तो पूरी जिंदगी की मेहनत खाक में मिल जाएगी। भाभी अगर आपने इन आंसुओं को नहीं रोका, उमा को अभी अभी एहसास हुआ कि जो अब तक उमा की प्राथमिकता थी वो अचानक शंभू की हो गई है। शंभू अब परिस्थितियों को उससे भी ज्यादा समझने लगे हैं और अब बात को संभाल लेंगे। शंभू को खुद पर भरोसा हो न हो, उमा को भरोसा हौसला था कि शंभू शरीर को विदाई से पहले नहीं पहुंचने देंगे। उमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है भैया, आप उधर संभालिए, मैं यह कोशिश करती हूँ। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, वरना देर हो गई तो शरीर को यहाँ पहुँचने से पहले नहीं रोक पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। जी नमस्ते। नमस्ते। बाहरी द्वार की ओर से शंभू निकले और आंगन की ओर से रम्मा अंदर आकर ठिठक गई। सच्चा कहाँ गए ऐसे कैसे? भाभी चाय पानी ला रही हैं? भाभी हाँ, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना। ओहो अच्छा, लेकिन सच्चा कहाँ गए? उन्हें कुछ बहुत ही जरूरी काम था। ये फौज वाले सारे हमेशा घोड़े पर सवार क्यों रहते हैं? पापा से पूछना पड़ेगा। अच्छा सल, अब सारी तैयारी बाकी है। तुझे झुमके मिले नहीं? सल उधर ही सल, ढूंढ के देती हूँ। घर की देरी खसाखस भरी थी। पड़ोस की सतहों पर भी लोग जमा थे। सामने कुएं की मुंडेर पर खड़े लोग भी काम छोड़कर बस खड़े ही खड़े देख रहे थे। विदाई का ये दृश्य वे सैकड़ों बार देख चुके थे, मगर फिर भी कोई मौका नहीं चूकते। रम्मा उमा से लिपट कर जोर जोर से रो रही थी। उमा की आंखें नम थी और सभी की भी, सतों और मुंडेर पर खड़े लोगों की भी। उमा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ये विदाई अच्छे से निपट जाए। रम्मा और जितने लोगों से मिलकर जितना ज्यादा समय बिता रही थी, उमा की बेचैनी उतनी बढ़ती जा रही थी। यहाँ
तक कि जब कांति बुआ उसे छोड़ ही नहीं रही थी तो उसने बीच में जाकर रम्मा को अलग किया और उसके पीछे पीछे लगी रही ताकि वो कहीं भी ज्यादा समय न गंवाने पाए। रम्मा के जाने से पहले ही वह दूर जाती गाड़ियों को देख रही थी कि कहीं कोई मिलिट्री की गाड़ी न दिख जाए, कहीं देर न हो जाए। विदाई के शौक से भारी इस सभा को वह जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास कर रही थी, मगर जहां सब कुछ उदासी के मोड़ में चल रहा था वहां जल्दी करती भी तो कैसे। जब तक बारात दूर न निकल गई वह घबराती रही। धीरे धीरे लोग तीतर बीतर होने लगे थे। रिश्तेदार की एक टोली तो घर के भीतर जाकर अपना सामान समेट रही थी, जिन्हें अभी ही निकलना था। छतों पर से लोग हट चुके थे और मुंडेर पर व्यस्तता छाई थी। कुछ समय पहले तक खसाखस सी देहरी पर अब केवल उमा अकेली खड़ी क्षितिज को निहार रही थी। सबको तो यही लग रहा था कि वह बेटी के जाने का शौक मना रही है, मगर ये केवल वही जानती थी कि उसका शौक तो अभी शुरू ही हुआ है, खत्म नहीं। मिलिट्री की एक के पीछे एक 3 हरे हरे ट्रकों को देखकर उमा धम से जमीन पर गिर पड़ी और इससे पहले के घर के भीतर के कुछ लोग और घर के बाहर के कुछ लोग कुछ समझ पाते वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। दोनों ओर के लोगों ने उसे संभालने की बहुत चेष्टा की, मगर धरा से उसका ममतम नहीं तोड़ पाए। कोई राकेश को भी बुलाया लाया, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मिलिट्री के ट्रकों को देख भला रोने वाली कौन सी बात हो गई। मगर जब कुछ ही देर बाद 4 जवानों ने एक ताबूत लाकर दहली के सामने रख दिया तो सब स्वतः ही स्पष्ट होता चला गया। सही ही कहा गया है कि जीवन में एक रंगमंच है और अगर इस रंगमंच पर अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए कोई नेशनल अवार्ड होता तो उमा को वह जरूर मिलता। कुछ ही देर पहले तक जहां वह दुल्हन की मां बनकर शादी की सारी देखरेख बखूबी कर रही थी, वही आज विधवा बनकर बदहवास सी उस शरीर के पास अपना प्राणहीन शरीर लिए पड़ी हुई थी। अर्थी उठाने वाले को भी भ्रम हो जाए कि किसे ले जाना है और किसे छोड़ना। अभी थोड़ी ही देर पहले जहां धक्के मांदे लोग रम्मा की विदाई के बाद शांति तलाश रहे थे, वे फिर रोने सिसकने की आवाजों से खींचे चले आए। घर की देहरी फिर से खसाखस भर गई थी। अड़ोस पड़ोस की छतों पर फिर से लोग जमा थे। सामने कुएं की मुंडेर पर खड़े लोग भी काम छोड़कर बस खड़े ही खड़े देख रहे थे।